हाँ जी, ये स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन नंबर 6 है। BE मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। कस्टमाइज का मतलब कि वो जो जैसे कस्टमर कहता है वैसे बना कर देते हैं। टू यूटिलाइज इट्स आइडल फैसिलिटीज, BE इज वर्किंग ऑन अ 3 years प्रपोजल। 3 सालों का प्रपोजल है। रिसीव्ड फ्रॉम जॉय लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई अ प्रोडक्ट क्रिस्टल एट ₹36 पर यूनिट। मतलब हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है कि जनाब एक यूनिट हम 3600 का बना के देंगे। डिटेल ऑफ द प्रपोजल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आर समराइज्ड एज अंडर। कहते हैं जी इन द फर्स्ट ईयर BE वुड सप्लाई 10,000 यूनिट ऑफ क्रिस्टल दैट वुड इंक्रीज एनुअली बाय 1,000। इसका मतलब है जनाब पहले साल 10,000, फिर 11,000 और फिर 12,000। 3 साल का है ना हमारा। ऊपर ये चीजें बड़ी जो ऊपर पैराग्राफ में लिखी होती है। 3 साल का प्रोजेक्ट है। पहले साल 10,000 यूनिट हमने बेचना है, फिर अगले साल 11,000 हो जाएगा, फिर उससे अगले साल के लिए 12,000 हो जाएगा। गॉट इट। फिर वो कहता है कि जनाब अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर रिफाइनिंग एंड फिनिशिंग ऑफ क्रिस्टल वुड बी परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹8 million. The machine can be disposed of 30% of its cost at the end of the third year. वैसे तो ये अब आपके यानी सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर पेपर में आ गया तो इसमें हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पहले एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का यानी टॉपिक्स पेपर में हुआ करता था, तो तब ये उसके साथ लिंक्ड है। लेकिन इसको हमने हल कैसे करना है? सिंपल कि अगर हमने नई कोई मशीन खरीदी है तो उसके लिए अगर हम उसकी रेलिवेंस निकालनी है तो जितना हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल को डेप्रिसिएशन कहते हैं, एक तो वो रेलिवेंट हो जाता है। फिर उससे हमारा या गेन या लॉस अगर आए, अगर हमने उसको किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं की, अगर हम किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेते ना तो फिर नहीं। अगर वो उसके बाद हमने बेचनी है तो फिर उसका गेन या लॉस रेलिवेंट होता है। ठीक होगी बात। फिर वो कहता है जी BE depreciated plant and machinery 25% using reducing balance method। तो ये तो उसने हमें मशीन बता दी। मैं कहता हूं कि ये हम साथ साथ सवाल अपना शुरू कर देते हैं। ठीक होगी बात। चले जी, तो हम इसको तो पहले साथ साथ हल करते जाएं ताकि हमारा टाइम भी सेव होता जाए। तो सबसे पहले तो 3 साल है, तो 3 सालों का काम करें। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। चाहे ₹1000 कर लें या इसको ऐसे ही। यहां पर हम लिख लेते हैं कि आपने कितने यूनिट्स का प्रोजेक्ट है। पहले साल हमने 11,000 ज्यादा और इसके नीचे लाइन लगा दी करें कि कहीं गलती से भी प्लस ना बैठे अमाउंट के अंदर, क्योंकि ये तो यूनिट्स हैं, तो इसके नीचे लाइन लाजमी लगा लिया। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पर हम रुपीज लिख लेते हैं कि हम हो जाए कि इस साल हम शुरू कर रहे हैं। तो मशीन डेप्रिसिएशन तो लेना माशाल्लाह सबको ही आती है, और रिड्यूसिंग से डिडक्शन लेनी है। तो सबसे पहले बताया जनाब 8 मिलियन का 25% डिप्रिसिएशन आ जाएगी पहले साल। डेप्रिसिएशन तो आपने ली होगी, 2 मिलियन आ जाएगी, 25%
फिर 2 मिलियन माइनस करके 25% लेंगे तो 6 मिलियन का 25% तो 1500 आ जाएगा। और उसमें से 15 लाख भी माइनस कर दें, 20 लाख भी माइनस कर दें, सॉरी 20 लाख बनता है, तो बाकी कितना बच गया? बच गया। हाँ, उसका ब्लेजर 25%, तो कितनी अमाउंट आ रही है? डेप्रिसिएशन आ गई है। उसका गेन या लॉस भी रेलिवेंट होगा। अगर लॉस है तो एक्सपेंस बन जाता है, और अगर गेन है तो वो इनकम बन जाती है। तो हम क्योंकि रेलिवेंट कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो रेलिवेंट कॉस्ट फाइंड करने के लिए एक्सपेंसेस को कॉस्ट समझना है और गेन को माइनस करना है, क्योंकि वो कॉस्ट को कम करता है। ओके होगी बात? चलिए, तो गेन कॉस्ट कहते हैं, यहाँ पर वर्किंग मिलियन से ये माइनस, कैलकुलेटर निकाले जरा, साथ साथ कैलकुलेशन करवाए मुझे। इसमें से ये माइनस कर दें, चलो जरा माइनस कितना आंसर आ रहा है? हाँ जी, 8 मिलियन में से ये 4625 बन रहा है। तो उसकी बुक वैल्यू आ गई 33। अब हमने उसको बेचा किस, ये लिखा हुआ है 30% ऑफ कॉस्ट, मतलब की जो सेल वैल्यू है इसका 30% है, मतलब 2400,000 का बेचा। लॉस आया, और लॉस भी कितना आया? 975। की बात, तो ये तीसरे साल पर आएगा, क्योंकि पहले साल दूसरे साल इस्तेमाल हो थी 975। लॉस है तो कॉस्ट, गेन होता तो माइनस कर देते, इनकम बनती, तो अब ये कॉस्ट बन गई। तो मशीन वाला काम हमारा पूरा हो गया, मतलब ये पहले दो पॉइंट हमारे ओके हैं। पॉइंट नंबर 4, जिसके बारे में आप लोगों ने ये सवाल डिस्कस करना है जिस मकसद के लिए, तो पॉइंट नंबर 4 है 1 यूनिट ऑफ क्रिस्टल would require 2 kg of raw material। 2 kg चाहिए जनाब। कौन सा मटेरियल चाहिए? Z+ विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में अवेलेबल है 1000 रुपए पर केजी के हिसाब से। कहते हैं प्रेजेंटली 12,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल Z1 इज अवेलेबल। लो जी, आपको Z+ चाहिए, और हुआ है 12,000, विच वॉज परचेज एट द रेट ऑफ 400 पर केजी। ये तो इरेलीवेंट है ना, 400 केजी, क्योंकि ये तो रेलिवेंट है ही नहीं। मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज नॉट डिसकॉन्टिन्यूड, कहते हैं आपने किसी मकसद के लिए खरीदा था Z1, लेकिन अब वो आपने डिसकॉन्टिन्यू कर दिया, तो 400 तो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट बन गई, ये तो फारिग हो गई। कहते हैं अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ Z1 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 8,000 kg ऑफ Z+। लॉ जनाब,
कहते हैं कि जो 8,000 केजी पड़ा हुआ है ना आपका, ये अगर आप कन्वर्ट करने कन्वर्ट हो जाएगा जी प्लस के अंदर 8,000 केजी बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पर केजी के हिसाब से अगर हम रेशो निकालें, पर केजी के हिसाब से निकाल लेते हैं 12,000 रेशो 8,000, यानी ये तो रेशो बन रही है ना आपके पास पर केजी की रेशो अगर कितनी बनेगी 1.5, यही बनेगी ना। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो 1.5:1, इसका मतलब ये हुआ कि अगर Z1 का 1.5 केजी के बदले Z+1 केजी बन जाए, मतलब हर 1 केजी के बदले जो Z1 इस्तेमाल होगा वो 1.5 केजी इस्तेमाल होगा। फिर वो कहता है फर्दर उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी ना वो 550 लगेगी पर केजी ऑफ इनपुट, पर केजी ऑफ इनपुट। इनपुट 12 मतलब हर 1.5 केजी के बदले 1 केजी बन रहा है। अल्टरनेटिवली जी कैन बी सोल्ड। अच्छा ये सवाल का पूछा गया है उमैर भाई, सवाल हम कर रहे हैं स्प्रिंग 2021 का, क्वेश्चन नंबर 6 है। स्प्रिंग 2021 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये रेलिवेंट कॉस्ट का ही सवाल है जो कल दिया था होमवर्क के तौर पे। ओके जी, आगे चलते हैं। अल्टरनेटिवली जी कैन बी सोल्ड बैक टू सप्लायर 40% ऑफ इट्स कॉस्ट। वो कहते हैं अगर आप ये Z1 इस्तेमाल नहीं करते ना तो आप सप्लायर को वापस कर दो तो वो आपको 40% कॉस्ट दे। इसका मतलब ये उसकी स्क्रैप वैल्यू आ गई। अब मुझे अगर आप गौर से बताएं, हमें तो जितने केजी चाहिए 12,000 केजी पड़ा हुआ है, 8,000 केजी उसके बदले हमें मिल जाएगा। वो कहता है कि आप ऐसा कर लो कि उसने तरीकाकार हमें बताया है कि या तो वही इस्तेमाल कर लो कन्वर्ट करके जिसमें 550 रुपया आपको से एक प्लस उसकी स्क्रैप वैल्यू भी तो रेलिवेंट बनेगी ना 400, स्क्रैप वैल्यू उसकी 40% ऑफ 400 वो, और 550 रुपया आपको वो कॉस्ट पड़ जाएगी। अब हमने ये देखना है कि हमें टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ेगी, या पर केजी के हिसाब से देख लेते हैं या पर यूनिट के हिसाब से देख लेते हैं। अगर हम बाहर से खरीदते हैं ना, बाहर से हमें 1,000 रुपए पर केजी पड़ेगी। बाहर से अगर हम खरीदते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है पर केजी 1,000 रुपए का। लेकिन अगर हम खुद बना लेते हैं अपना वो Z1 को कन्वर्ट करके बनाते हैं तो फिर देखते हैं कितने पैसे पड़ते हैं। हम इसको वर्किंग कर लेते हैं और एंड पे आपको ये बात भी हर जगह इस्तेमाल करनी होगी। ये जो एंड पे लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड 5% per annum on sale revenue and all cost with effect from year 1, कि हर साल आपने 5% इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी लाजमी सोचना है। तो आए जरा पहले हम इसका ना ऑप्शन को कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें अगर प्लस हमें 1,000 पड़ेगा और अगर उसके ऊपर हम 1.0 तो टोटल पहले साल में पड़ जाएगा वो 1050। अगर हम Z+ मार्केट से खरीदते हैं। दूसरा ये था हम Z1 को कन्वर्ट कर लें, उसके कन्वर्ट करने में एक तो हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस होगा 40%।
कंट्रीब्यूशन लॉस क्या होगा 40%, वो कितना बन गया 400 का 1.5। ये 1.5 कौन सी रेशियो है भला, 1 kg के बदले 1.5 kg इस्तेमाल होता है Z1 का। 1 kg के बदले एक, यानी जो ये बनेगा हमारा Z प्लस बनाने के लिए 1.5 kg इस्तेमाल होगा। तो हमने पर केजी के हिसाब से फाइंड करना है, तो बेस हमने 8000 रखनी है। तो आपको बेसिकली 1.5 kg के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हर केजी के बदले वो 1.5 kg इस्तेमाल होना है Z1। तो इसका मतलब है जब भी हमने कोई वर्किंग करनी है 1 kg ऑफ Z प्लस, तो इसका मतलब है 1.5 kg ऑफ Z1 लेना पड़ेगा। ये रेशियो हमने देख लो। तो इसका मतलब है अगर आपको Z+1 kg की वर्किंग कहां पर करनी है ना, तो उसके लिए अगर आपने Z1 को कंसीडर करना है, तो वहां पर आपने 5 kg लेना है, ना कि 1 kg। ये बात समझ लगी है? तो आपका कंट्रीब्यूशन लॉस कितना होगा, मतलब 400 मल्टीप्लाइड बाय 40% मल्टीप्लाइड बाय 1.5 kg, 240 रुपए। तो आपका कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, जो सप्लायर को आपने सेल बैक करना है 1.5 kg के बदले आपको 240 मिलेगा। हम बेसिकली 1 kg ऑफ Z प्लस की वर्किंग कर रहे हैं, 1 kg ऑफ Z प्लस। जहां पर वो 1 kg इस्तेमाल होना है, Z1 1.5 kg इस्तेमाल होना है, इसलिए 1.5 लिखा है। डन होगी बात ये। आगे चलते हैं फिर। एक और दूसरा, आपको 550 रुपए नहीं मिलेंगे, तो 550 क्योंकि 1 kg अगर है आपका Z प्लस, तो 1.5 kg की वर्किंग आप करने जा रहे हो Z1 की, और मल्टीप्लाइड बाय 1.0 इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, क्योंकि उसमें भी तो लिया है। या दोनों में इन्फ्लेशन का इफेक्ट ना लो, या दोनों में इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले लो। मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, ये कितना आ गया जनाब 866.25। बात समझ लगी है? दोबारा समझाऊं, जब तक आप ओके करोगे आगे नहीं जाएंगे। ये बात ओके है? ये जो मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैं वर्किंग कर रहा हूं Z1 की, और Z प्लस हर 1 kg के बदले जो Z प्लस है वो 1.5 kg है। तो हमने यहां पर Z प्लस को कंपेयर करना है, तो Z प्लस के लिए Z 1.5। इसका मतलब है कि अगर आपने Z प्लस की वर्किंग करेंगे तो 1 kg के हिसाब से, जिस जिस जगह Z1 इस्तेमाल होगा, तो हर 1 kg के बदले वो 1.5 kg इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है बेसिकली पर 1 kg इसलिए आप यहाँ पर 1.5 kg दे रहे हो, क्योंकि हमें इसको कंपेयर करना है Z प्लस के साथ। तो 1 kg अगर Z प्लस बनाते हैं, तो उसके ऊपर हमारा जो खर्चा आ जाएगा वो आ जाएगा जनाब 0.6। अगर 1 kg आप मार्केट खरीदते हो तो आपको 1,000 मिलता है, और अगर 1 kg आप Z1 से बनाते हो तो वो आपका बनता है 1106 रुपए। तो मुझे बताओ रेलिवेंट कॉस्ट के लिए कि हम कौन सा लेंगे, Z प्लस या Z1 को कन्वर्ट करेंगे इन हाउस प्रोडक्शन। तो जाहिर सी बात है हम मार्केट से खरीद लेते हैं, हमें वहां पर 1,000 रुपए का पड़ रहा है, इन्फ्लेशन के साथ 1,050 का पड़ रहा है।
वहां पर हमें इन्फ्लेशन के साथ 1106 रुपए का पड़ रहा है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देंगे, हम अपना स्टॉक बाहर मार्केट से खरीद लेंगे। मटेरियल का काम हो गया हमारा। जी जनाब, मटेरियल के लिहाज से अगर हम वर्किंग करें, एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पहले साल की वर्किंग में आप 10,000 यूनिट में मल्टीप्लाइड बाय 2 नंबर ऑफ केजी आ जाएंगे, और 1 kg की कीमत 1,000 रुपया है। वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट ये पहले साल आ जाएगा। अगले साल मैं इधर ही लिख लेता हूँ, 11,000 यूनिट बनानी है, इन्फ्लेशन ऐड हो जाएगी। तो याद रखें, इसके 2 तरीके होते हैं। या तो ऐसा किया जाता है कि 1,000 में 1.05 ऐड कर दो, 1,050 आ गया, फिर 1,050 को 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा करो कि बस पावर चेंज करते जाओ, तो हर साल की इन्फ्लेशन ऐड होती जाएगी। फिर 12,000 तीसरे साल के यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड लो मेरे भाई, ये तीनों सालों की आपके पास मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट आ गई। अब बस कैलकुलेशन करो, अगर समझ नहीं लगी दोबारा पूछो, और हमारा काम हो गया। जी जनाब। हाँ जी, कैलकुलेशन कर रहे हो या नहीं? और ये बात आपको समझ भी लगी या नहीं? हाँ जी, पहले साल पे आ जाएगा 21 मिलियन, दूसरे साल का आ जाएगा 2455, तीसरे साल का आ जाएगा 27783। क्लियर होगी बात? एक मैसेज आया है कि जनाब वो Z1 इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसलिए तो हमने उसकी रेलिवेंट कॉस्ट निकाली है। हम क्या करेंगे, अगर उसको हम खुद बनाकर लगाते हैं ना, तो 1,106 रुपए पड़ेगा, और हम ऐसा करते हैं कि उसको वापस बेच देते हैं सप्लायर को 40% पे, ठीक है, और हम बाहर से खरीद लेते हैं, क्योंकि अगर खुद बनाकर हम लगाते हैं ना, तो हमें कॉस्ट पड़ी 1,106 रुपए। अभी हमने वर्किंग की है, ये वाली वर्किंग ये तो की है कि 1,106 रुपए हमें पड़ रहा है, और अगर बाहर से खरीदते हैं तो हमें 1,050 रुपए में पड़ जाता है। तो इसलिए हम उसको सप्लायर को बेच देंगे, वहां से 40% कमा लेंगे, और हमारी 550 रुपए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट प्रोसेसिंग लगनी है वो भी हम नहीं लगाएंगे। मटेरियल के बारे में देखें, सोचें समझें, कोई मसला है तो फिर मजीद भी हम डिस्कस इसको कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आए जरा नेक्स्ट, लेबर पे। हाँ जी, देखें लेबर के वो जो लर्निंग फैक्टर है, लर्निंग कर्व फैक्टर, वो जगह जगह वो इस्तेमाल करवा रहा है। आए जरा देखते हैं, लिखा हुआ क्रिस्टल वुड बी प्रोड्यूस्ड इन बैचेस 1,000 यूनिट्स ईच, एंड फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर 2,500 skilled labor hours.
learning curve effect is estimated at the rate of 90%, but that would remain effect from the first 9 batches. अब बात हो गई ना, और 90% को उसने इफेक्ट भी बता दिया, या हम वो लॉग ले लेंगे, वो पता है ना, लर्निंग फैक्टर लेने का तरीका पता है ना, ओके की बात। चले जी, आगे चलते हैं। वो कहता है जनाब 1000 बैचेस के हिसाब से बनता है। इसका मतलब है पहले साल हमने कितने बैच बनाने हैं पता है आपको? 10,000 यूनिट बनाने हैं पहले साल। तो कितने बैच बनेंगे? 10। फिर अगले 11,000, फिर आगे 12,000। इसका मतलब है हमें 10 बैच चाहिए, 11 बैच चाहिए और 12 बैच चाहिए। 10, 11 और 12, 9 बैचेस तक तो हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले के साथ। फिर उसके बाद 10वां, 11वां और 12वां बैच के लिए ना वो आगे फिक्स हो जाएगा, वो पता है ना सारा रेट क्या चल रहा है, और फिर हम इसका आंसर भी निकालते हैं। कहता है बीई हायर्ड स्किल्ड लेबर एट द रेट ऑफ 260 पर आवर। It is expected that if the project is not accepted, that there would be 2200 idle labor hours are available. तो ये 2200 घंटे तो हमें अवेलेबल है idle। वो तो सिंपल हर साल, ये भी देखें जरा, इसका मतलब है जितने घंटे चाहिए उसमें से 2200 घंटों की तो जो लेबर कॉस्ट पड़ेगी वो तो फ्री है, वो आइडल है, वो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट निल हो जाएगी। पहले हम तो चेक करें कि हमें कितने घंटे चाहिए। 9 बैचेस के लिए बताएं और 8 बैचेस के लिए बताएं, जल्दी करें जरा, शाबाश। वर्किंग करें जरा 9 बैचेस की और 8 बैचेस की। हाँ जी, 9 बैचेस की वर्किंग क्या होगी? पहले बैच में कितने हैं जनाब? 2500 लेबर आवर, 2500 तो ये आ जाएगी 9 बैचेस की, फिर 8 बैचेस की। ये जो फैक्टर है ये फाइंड करना आता है ना, लेबर कर में हमने पढ़ा था। अगर ना भी गिवन हो तो लेबर से वो फैक्टर से फाइंड कर लेना। जी जरा कैलकुलेशन करके मुझे बताइएगा। 16,112 और 14,580। इनका जो डिफरेंस है एडिशनल 1 बैच। कितना के 16,112 में से 14,580 माइनस कर दो। 9 बैचेस के बाद हर बैच के ऊपर 1532 घंटे लगेंगे। 9 बैचेस के बाद, 9 बैचेस के बाद हर बैच पे कितने घंटे लगेंगे? 1532 घंटे लगेंगे। हम यहां ही देख लेते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्किंग है, ये आपको बाद में भी काम आएगी। इस वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस। अब देखें बैच 1 में, सॉरी, आपने 10,000 बनाने हैं। ईयर 2 में आपने 11,000
बैचेस में फिक्स रहता है। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 9 प्लस 1, 9 प्लस 2, 9, जो नंबर आवर्स रहेंगे 9 बैचेस 1112 फिर 16,12 9 बैचेस के घंटे प्लस 1530 मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा बैच लगेंगे जो फिक्स वाले होंगे। तीसरा 16,112 9 बैचेस के 1530 मल्टीप्लाई, ये तो कल भी कंसेप्ट डिस्कस हुआ था। अब मुझे इसको कैलकुलेट करके बताते जाओ। 16,112 प्लस 1532 17,000, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 16,112 प्लस 1532 मल्टीप्लाइड बाय 2। हाँ जी, तीनों सालों को बता दें। अच्छा, हमारा जो यहाँ पर यहाँ पर जो लर्निंग फैक्टर है वो तो पहले 9 बैचेस में होगा ना। लर्निंग फैक्टर पहले 9 बैचेस में होगा, दूसरे साल तो 11 के 11 बैचेस एक्स्ट्रा होंगे, उसमें तो लर्निंग फैक्टर खत्म हो गया होगा। उसमें तो पूरे पूरे 11 बैच, लर्निंग फैक्टर तो फर्स्ट 9 बैचेस में होगा। लर्निंग फैक्टर का पता है ना, वो जो शुरू शुरू में सीख रहे थे, तो हर साल तो नहीं सीखेंगे ना। तो इसमें सीधा सीधा आएगा 1532 क्योंकि लर्निंग फैक्टर फर्स्ट 9 बैचेस में होता है, और फर्स्ट 9 बैचेस तो पहले 9 में गुजर चुके हैं पहले साल ही। अब आगे तो हर बैच के ऊपर 1532 घंटे लगेंगे, हर एक बैच के, वो तो सीधे ही आ जाएंगे ना। ये लगेगी ना, हर साल तो वो लर्न नहीं कर रहे होंगे, लर्निंग तो सर पहले साल हुई होगी। नंबर ऑफ आवर्स, इतने आवर्स काम किया लेबर ने, और हर साल 2200 आवर्स आइडल है। अगर ये काम ना होता तो 2200 घंटे हमारे आइडल पड़े रहते। इसका मतलब ये है कि इसमें से अगर हम तो इसमें से 2200 माइनस करते जाएं, 15,000 जाएंगे, 14,000, ये
ये जनाब आपके पास नंबर ऑफ आवर्स आ गए जो कि जिसके हम पेमेंट करेंगे। इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दे 260 पावर से, हमारा आंसर आ जाए। तो करें जरा मल्टीप्लाई 260 से, तो हमारे पास लेबर आपने आपके उस वर्किंग से ही लेबर जो भी हो, हाँ जी, क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करना है 260 से। करो जरा, कोई अगर मल्टीप्लाई कर रहा है 260 से मल्टीप्लाई करते जाओ, और 1.05 से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसने कहा है हर तरह की जो कॉस्ट है वो 1.05 बढ़ेगी। तो 1.05 तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। मैं लिख देता हूं, आप मुझे ना नंबर ऑफ आवर्स बता दें। पहले साल के नंबर ऑफ आवर्स बताएगा कोई, जो मैंने अभी फाइंड किए हैं 2200 माइनस करके, कितने हैं? आपने नोट नहीं किए? आपने नोट नहीं किए? नहीं गए हो? ये हैं, इनको नोट करें और फिर मुझे बाद में लिखवाना है, क्योंकि मेरी स्क्रीन चेंज हो जाएगी। 15,444 है, 14,652 है, और 16,184 है। चलें, अब हमने करना है, पहले साल के हमें लेबर पड़ेगी ना 15,444 मल्टीप्लाइड बाय 260 दूसरे साल जो हमें लेबर लगेगी वो लगेगी 260 फिर तीसरे साल मल्टीप्लाई 260 मल्टीप्लाई, ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट है सारा। हम अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ हर साल। 15,444 को मल्टीप्लाई करो 260 से, मल्टीप्लाई बाय 1.05, कितना आ गया? 421 621 2। फिर अगले साल 14,652 मल्टीप्लाइड बाय 260 मल्टीप्लाइड बाय 1.50 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 41 6। फिर तीसरे साल 16,184 मल्टीप्लाइड बाय 260 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 की पावर 3। हाँ जी, कितना आ गया? 4871 487110। हाँ जी, ये लेबर आ गई। जी जनाब, ओके होगी बात। नेक्स्ट, आगे वो कहता है कि
BE would also require 1200 semi-skilled labor hours per batch, which is available at a cost of rupees 150 per hour. Alternatively, this work can be outsourced at a cost of rupees 195. कहते हैं दो तरीके हैं, या तो ऐसा करें कि 150 पर आवर के हिसाब से पर बैच, यानी रिक्वायर्ड कितने हैं यहां पर, ये भी इंपॉर्टेंट। बीई वुड आल्सो रिक्वायर्ड 1200 सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स पर बैच। एक बैच में 1200 घंटे लगते हैं और एक बैच में 1000 यूनिट बनता है। तो बताओ एक यूनिट में कितनी कॉस्ट लगी। दोबारा देखें, 1200 पर बैच और एक बैच में 10,000 यूनिट बनते हैं। इसका मतलब है एक यूनिट बनाने के कितना टाइम चाहिए, 1.2 आवर्स, 1.2 आवर्स, और एक घंटे की कीमत 150 है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इन्फ्लेशन वाला। तो अगर हम खुद करते हैं एक यूनिट बनाने के लिए, एक घंटे की नहीं, एक यूनिट बनाने के लिए, और अगर बाहर से काम करवाते हैं तो 1.5 में, तो बताएं जरा घर से बनाएं या बाहर से आउटसोर्स कर लें। 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, जी बताएं जरा कितना आ गया। 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, 189। अगर है, मतलब वो खुद काम करते हैं सेमी स्किल्ड बंदों का, तो हमें पर यूनिट 189 रुपीज पड़ती है, 189। और अगर हम बाहर से करवाते हैं 195 मल्टीप्लाई, उसने कहा है ऑल कॉस्ट। तो जब भी कोई कॉस्ट फाइंड करेंगे इन्फ्लेशन का फैक्टर जरूर लेंगे। इसका मतलब है अगर तो 5 रुपए का एक यूनिट बनेगा और खुद बनाते हैं तो 189 का पड़ेगा। तो क्या कर ले, खुद बना ले या बाहर से बनवाए। फिर खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि खुद बनाने पे हमें पड़ेगा 189 का, बाहर से बनवाएंगे तो हमें वो 205 का पड़ जाएगा। तो चले सेमी स्किल्ड पे आते हैं। हमने यूनिट चाहिए, हमें पहले हमने कॉस्ट निकाली 189 पहले साल, और दूसरे साल 11,000 यूनिट। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो ये 189 1.05 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई है, तो इसलिए इसके साथ 1.05 ऐड है इसके अंदर। 89 बेसिकली मैं आपको ओरिजिनल लेकर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से है। एक यूनिट बनाने के लिए 1.2 आवर्स चाहिए, एक घंटे की कीमत 150 है, यानी एक यूनिट बनाने के लिए 1.2 आवर्स चाहिए और एक आवर्स की कीमत है 150। हमने तो यूनिट का चाहिए तो यूनिट, और मल्टी तो
तो ये हमारे सेमी स्किल्ड की कॉस्ट आ जाएगी। हाँ जी, तो पहले साल दूसरे साल फाइंड कर लें कितनी बनती है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 150 मल्टीप्लाई बाय 1.05, 1 फिर दूसरा फाइंड करें जरा, 2182, फिर तीसरे नंबर पर 2500, लो जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये सबसे अच्छा सवाल था और एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था। तो खत्म, अब तो कहानी खत्म जी। वो कहता है वेरिएबल ओवरहेड्स वुड बी चार्ज्ड 140 पर स्किल्ड लेबर आवर। स्किल्ड लेबर आवर हम फाइंड कर चुके हैं, वो लर्निंग फैक्टर के साथ। फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रपोजल, जो प्रपोजल के साथ एसोसिएटेड है ना, अदर देन डेप्रिसिएशन इज टू बी एक्सपेक्टेड 3.2 million, 25% which would be allocated फिक्स्ड एलोकेटेड या फिक्स्ड अब्सॉर्ब्ड, ये हमेशा इररेलेवेंट होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेटेड हूं, फिक्स्ड ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड हूं, वो हमेशा इररेलेवेंट होते हैं। इसका मतलब है 25 इररेलेवेंट है, बाकी रेलिवेंट होंगे। और इन्फ्लेशन तो हर कॉस्ट पे लगेगी। तो मुझे बताएं पहले कि लेबर आवर को ये 140 है वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड, हाँ लेबर आवर पता कितने फाइंड किए थे? ये जो ऊपर लिखा है हमने 2200 माइनस नहीं करना, क्योंकि वो तो लेबर की कॉस्ट फाइंड करने के लिए किया था ना, लेकिन स्किल्ड लेबर लगे कितने टोटल। जाएगा वर्किंग टू पे, हाँ वर्किंग टू पे जाएं तो आपको मिलेंगे जी। पहले साल हमने लगाए थे 17,600, दूसरे साल हमारे लगे 6,000, तीसरे साल लगे 18,000। गॉट इट। अब 1 घंटे की कीमत 140 रुपए है। एक घंटे में 140, और हर इन्फ्लेशन का फैक्टर भी है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। करो जरा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 17,644 मल्टीप्लाई बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 1.05, ये आ गया 2593,668, 2593,668। फिर दूसरा मल्टीप्लाई करें 1.5 के स्क्वायर से, 2601,106, फिर 2979,
449। लाओ जनाब, ये वेरिएबल ओवरहेड का मामला आ गया। डन, आगे चलते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड, कहते हैं जनाब जो टोटल है 3.2 मिलियन, लेकिन उसका 25% एलोकेटेड है। एलोकेटेड जो होगा चाहे वो इंक्रीमेंटली क्यों ना हो, अब्सॉर्ब्ड या एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा इरेलीवेंट होते हैं, और ये एलोकेटेड ओवरहेड 25% है। इसका मतलब है 75% पे रेलिवेंट हो गया और 25% इरेलीवेंट हो गया। तो 3.2 मिलियन, 3.2 मिलियन 70% मल्टीप्लाई 1.05 से एक दफा मल्टीप्लाई तो पहला साल और तीसरा साल, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो भी आंसर आए उसे 1.05 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपका आंसर आता जाए। तो जनाब पहले साल बताया जनाब कितना आ गया, 2520। दूसरे साल कितना आ गया, 2646। और तीसरे साल कितना आ गया, 277। लो मेरे भाई, आपका मामला कंप्लीट हो गया। और आपको पता है आपको 3600 रुपए पर यूनिट ऑफर हुई है, कॉस्ट 3600 रुपया। तो हम ये देख लेते हैं कि अच्छा पर यूनिट हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है और क्या हमें वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए या नहीं। लो जनाब, फाइंड करो जरा पहले साल की टोटल कॉस्ट, दूसरे साल की टोटल कॉस्ट, तीसरे साल की टोटल कॉस्ट। जल्दी करें जी, जल्दी। हाँ जी, पहले साल की कितनी बता रहे हो? 711 3 नहीं नहीं, ये सही है। 219880। फिर दूसरे साल की क्या है? 052। तीसरे साल की 4301। ये 12,000 किया और 12,000 किया तो पहले को तो 10,000 पे डिवाइड करें, वो आ जाएगा 321.9880। दूसरे को 11,000 डिवाइड कर दें, 7385052 डिवाइड बाय 11,000। वो कितना आ जाएगा, डबल थ्री फिर आ जाएगा 43012 320 डिवाइड बाय 12,000। वो आ जाएगा जनाब 43012 डिवाइड बाय 12,000। वो आ जाएगा जनाब
लॉ मेरे भाई, ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल था। इसको आपने दोबारा भी एक दफा करने की कोशिश करनी है। थोड़ा आपको सवाल क्लियर नजर कितनी बुरा आ रहा। ये है आपका जी पूरा सवाल। स्क्रीनशॉट लेकर बाद में जूम आउट कर लेना। मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी पीडीएफ बनाकर भी आपको शेयर कर दूं। और प्लस हमने करना क्या है, ये मटेरियल की वर्किंग भी इसके अंदर ही है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब कल हमने सीवीडी और टारगेट कॉस्टिंग के सवाल इकट्ठे शुरू करने हैं। ठीक है, तो आप एक दफा काइंडली उसके ना कॉन्सेप्ट रिवाइज लाजमी कर लेना। ठीक है, ओके जी, अल्लाह।